गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं भूषी सिन्हा आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। और हर दिन के जैसा मैं फिर से आज प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये 63rd बीपीएससी प्रीमली का जो एग्ज़ाम है उसका क्वेश्चन है। तो उससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, प्लीज़ मेरा चैनल जो बीपीएससी बॉय है प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाड़ी में प्रयोग होने वाले कॉटज क्रिस्टल होते हैं, तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चंस। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टाइज क्रिस्टल होते हैं, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ब्रोमीन होता है तो लाल रंग का द्रव होता है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसेस है, तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन है। आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चंस। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसेस है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चन। गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है, तो ये जो होती है ना जस्ते की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दृष्ट स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है। दृष्ट स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है, तो 3900 से लेकर 7600 तक होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। कपड़े साफ करने के में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है, जो डिटर्जेंट हम लोग मार्केट से खरीदते हैं वो है सल्फोनेट है। आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चंस। कपड़ा साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है तो सल्फोनेट है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। वह तब जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो इनमें से कोई, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नीला तोता रसायन के रूप से है, तो ये जो इसका सही हो जाएगा कॉपर सल्फेट हो जाएगा। नीला तोता रसायन के रूप में जो है ना वो कॉपर सल्फेट है। एक कई बार क्वेश्चन आ चुका है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, तो एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है। आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चन। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, तो न्यूक्लियस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन हो को कहते हैं, तो ऊर्ध्वापतन कहते हैं। एक ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, तो उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऊर्ध्वापतन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रण करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, तो इसमें से कोई भी नहीं है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, तो ऑप्शन सी जाएगा, ई पे ही जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्बोहाइड्रेट है, तो जो चावल है ना इन सब में वो मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है जो प्लैटिनम है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो सबसे भारी धातु जो है ना प्लैटिनम है। स्टेनलेस स्टील की एक मिश्रण है, तो स्टेनलेस स्टील जो है ना लोहा और क्रोमियम का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है, तो देखते होंगे डॉक्टर प्लास्टर कर देते हैं वो ताकि हड्डी एक दूसरे से जुड़ जाए, तो कैल्शियम ऑक्साइड है। जस्ट रिपीट द क्वेश्चन। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है। और एक क्वेश्चन नंबर 17, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्वंद्व द्वारा जुड़े हो कहलाता है, तो इसे क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चंस। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं कहलाते हैं, तो इसको एल्कीन कहते हैं। सिरके का रासायनिक नाम है सिरका, जो हर को कभी भी सुना होगा कि हमेशा यूज होता है। आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चन नंबर 17। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्वंद्व द्वारा जुड़े होते हैं कहलाते हैं, तो एल्कीन कहलाते हैं। एल्कीन
कहलाते हैं। सिरके का रासायनिक नाम है, क्वेश्चन नंबर 18 है, तो एसेटिक अम्ल कहते हैं। सिरके का रासायनिक नाम है तो इसे एसेटिक अम्ल कहते हैं। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, तो कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला जो अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल है। आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चंस। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है वो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। सोडा वाटर की बोतल खोलते ही निकलने वाली गैस है, तो अब देखते होंगे जब भी हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स खरीदते हैं, कोको कोला या अलग भी हो, माजा, मिरिंडा, बहुत सारे ब्रांड है, तो सोडा वाटर की बोतल खोलते ही निकलने वाली गैस है उसको क्या कहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहेंगे। नॉर्मली पीने के बाद में हमें ढकार आता है, तो वो ढकार हमारी गैस नहीं होती, यही कार्बन डाइऑक्साइड पेट के अंदर जाने के बाद बाहर निकलती है। तो एक्चुअली अब नहीं यूज करें तो आपके लिए हेल्दी होंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में से कौन सा दिन में 100% नवीकरण ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो इसका ऑप्शन जो है ना दीप हो जाएगा। दीप जो एक शहर है जो 100% नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला पहला शहर बन गया है। जस्ट रिपीट द क्वेश्चंस। निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में से कौन सा दिन में 100% नवीनीकरण ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो दीप हो जाएगा। आई थिंक ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता होगा, जैसे कैपिटल अपनी दिल्ली है ना, केंद्र शासित प्रदेश, वैसा ही होगा। मुझे इसके बारे में पता नहीं है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ ये कमेंट्स में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में चलेंगे। महमूद अबू जीत ने 2018 में की यूनेस्को गिल्मो केनो बर्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार जीता है, वह किस देश से है? तो ये इन तो वो टाइम का इंटरनेशनल न्यूज होगा उसमें है, तो इसका मिस्र हो जाएगा सही। ऑप्शन डी सही है। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यारण्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हैरिमो शक्ति 2018 हैरिमो शक्ति 2018 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस नंबर है 23। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हैरिमो शक्ति 2018 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो मलेशिया के साथ आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलेंगे। किस केंद्रीय मंत्री ने उन्नत भारत अभियान का दूसरा संकलन लॉन्च किया है? तो आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चन। किस केंद्रीय मंत्री ने उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्री ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, गूगल इंडिया के सहयोग से किस केंद्रीय मंत्रालय ने इक्रेडिबल इंडिया पर 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी वीडियो लॉन्च किया है? तो इसको क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पर्यटन मंत्रालय ने किया है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलेंगे। भारत का पहला राष्ट्रव्यापी खाद्य पुरातत्व सम्मेलन ऑक्रियोम बोमा की मेजबानी किस शहर में किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मुंबई में किया जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर जो है ना 27 में। 2018 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक WPFI में भारत का रैंक क्या था? 2018 का पूछा गया है, तो 138 था फ्रेंड्स। किस संसाधन को पेटेंट और व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष और एड संस्थापन संगठन श्रेणी में 2018 राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कौन सा राज्य सर्वाधिक भिखारियों वाला राज्य की सूची के शीर्ष स्तर पे है? तो आई थिंक ये पश्चिम बंगाल होगा, तो इसका सही आंसर पश्चिम बंगाल करेक्ट है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? तो इसका भी ऑप्शन कोलकाता है। ये सही सॉरी इसका ऑप्शन जो है ना डी होगा, सूरत। 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? तो सूरत हो जाएगा।
सिडनी में 2018 में IFSF जूनियर शूटिंग विश्व कप में पुरुष के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका जो अश्विन भानवाला इन्होंने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 32। कामरूप में गांवों को विकसित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के साथ समझौता स्थापना पर हस्ताक्षर किया है? तो असम सरकार ने किया है, जैसे कि इन्होंने खुद दे दिया। कामरूप में तो कामाख्या टेम्पल से कनेक्ट कर सकते हैं, असम में ही है। असम की गुवाहाटी कैपिटल में गुवाहाटी में है, काफ़ी फेमस टेम्पल है। अब जब भी जाए तो आप कामाख्या टेम्पल में जा सकते हैं असम, तो उसी से आप कनेक्ट कर सकते हैं, असम हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 पे चलेंगे। किस राज्य में सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से गिरा हुआ आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या है? तो इसका ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन से सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 34 में चलेंगे। किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GSAT-6A उपकरण सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो इसका ऑप्शन जो है ना, GSLV F08 से किया था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलेंगे। 2018 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय है क्या है? 2018 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है? तो वन और अस्थायी शहर है इसका विषय। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलेंगे। मिस्र के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो मैं इसके नए राष्ट्रपति के रूप में अब्देल फहाद अल सीसी चुने गए हैं। मिस्र के जो नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए उसे अब्देल फहाद अल सीसी चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलेंगे। 2017 के लिए प्रतिष्ठित JC डैनियल पुरस्कार के लिए कौन चुने गए हैं? तो इसका भी C कुमार तम्पी चुने गए हैं। ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कस करेंगे। भारतीय सेल्यूलोज एसोसिएशंस द्वारा जारी की गई हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारत ने मोबाइल फ़ोन बनाने में विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दूसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। गरीब महिलाओं के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना शुरू की है? तो ये है ना, पश्चिम बंगाल की सरकार ने शुरू किया है। आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चंस। ममता बनर्जी की सरकार है अभी। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है और कैपिटल कोलकाता है। गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना शुरू की है? तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने शुरू की है। नीति आयोग के ने क्वेश्चन नंबर 14। नीति आयोग ने अटल न्यूज इंडिया चैलेंज लॉन्च किया है, जिसके तहत अभिनव उत्पादों और समाधानों को कितनी राशि तक अनुदान प्रदान किए जाएंगे? तो इसके लिए 1 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 में चलेंगे। ई कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका जो ऑप्शन है ना, सुरेश प्रभु ने की थी। वो एक टाइम पे रेल मंत्री भी थे। अभी तो रेल मंत्री वो नहीं है, अश्विनी चौबे जी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार। क्वेश्चन नंबर 42 है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड टॉपिक पे है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ साझा नहीं करता है? तो मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया। ये 4 क्वेश्चंस ऑप्शंस में दिए गए हैं। जो पूर्णिया है ना, वो नेपाल के साथ बॉर्डर साझा नहीं करता है, बाकी सब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो आई थिंक यहाँ पर तो महाबोधि विहार, नालंदा में बौद्ध मठ, विक्रमशिला मठ एवं प्राचीन स्तर, शेरशाह सूरी का मकबरा।
तो इसका जो आयोग ने आंसर माना है, ई माना है, आई थिंक ये सब होंगे, या यूनेस्को के विषय में तो इसमें से कोई शामिल नहीं है फ्रेंड्स। तो ई के साथ में जाएंगे, ऑप्शन ई के साथ में जाएंगे। ये जो ऑप्शन ई है ना, उनका कॉम्प्लिकेटेड वाला, जो अच्छे अच्छे बच्चों के लिए कंफ्यूज करके उनके मार्क्स कट करने का और काम करता है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलेंगे। दक्षिण एशिया समुद्र क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण का सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ACEP के बीच समझौता विज्ञापन को मंजूरी दे दी। ACEP क्या है? तो इसका जो है ना, दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, पर्यटक सहयोग को बढ़ाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ समझौता ज्ञापन किया है? ये उसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हस्ताक्षर किया है। तो इसका ऑप्शन जो है उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में अभी मोदी जी की सरकार है, मतलब बीजेपी की सरकार है, और वहाँ के मुख्यमंत्री जी है ना, आदित्य योगी जी है। और जैसा कि देखा जाए तो अभी इलेक्शन चल रहा है और उसका जो कैपिटल है वो लखनऊ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का डिस्कस करेंगे। भारत वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वन आधारित समूहों का समर्थन करने के लिए TIEFAC के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर। ICFAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काफ़ी लंबा चौड़ा, कुल मिलाकर ये वन अनुसंधान और शिक्षा का मुख्यालय कहाँ स्थित है वो डायरेक्ट पूछ सकते थे, इतना लंबा चौड़ा घुमा के पूछा गया है। तो देहरादून में स्थित है। अब कभी भी याद रखिएगा, वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद का मुख्यालय जो है ना वो देहरादून में स्थित है। और मैं देख रहा हूँ ये जो 63rd का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो उसमें ना वन से रिलेटेड जो है ना वो काफ़ी पूछा गया है क्वेश्चन। वो उनका BPSC का फेवरेट टॉपिक था वो उस साल 2018 का। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस टीम ने गंगा नदी की बेसिन में भूजल आर्सेनिक अनुसंधान पर परियोजना के लिए न्यूटन भाभा फंड जारी किया? तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारत UK संयुक्त टीम। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलेंगे। बाढ़ में जो ना सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ये बिहार से रिलेटेड है, तो बिहार में होगा। आप ट्रेन से जाते हुए जाएंगे तो भी दिखेगा आप ये, जब भी बाढ़ जिला में क्रॉस करेंगे तो बरौनी के में है एक्चुअली, बाढ़ के पास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है ना 49, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ने हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परिनियोजन को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन जो डी सही हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 49 तक मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैंने एक बात नोटिस किया, टोटल 6 क्वेश्चन अभी तक बंद और अंतर्राष्ट्रीय डिस्कशंस में जो सौर ऊर्जा एनर्जी पे बढ़ावा देने के लिए उससे टॉपिक पे पूछा गया है। तो अपकमिंग जो एग्ज़ाम है आप सौर ऊर्जा टेक्नोलॉजी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस है वो पढ़ लीजिए। 100% 1 या 2 नंबर का आ जाएगा, क्योंकि अभी तक 6 नंबर यहाँ पर देखा गया। और वन अभ्यारण्य और वन से रिलेटेड जितने भी है ना डेवलपमेंट के लिए कितने ज़्यादा वन लगाया जाए, वनों के प्रकार, ये सब पूरा चेक कर लीजिएगा। इससे भी 2 से 3 नंबर आएगा, जैसा देख रहे हैं BPSC का टॉपिक रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 50 डिस्कस करेंगे। भारत ने किन देशों के साथ रासायनिक परमाणु सहयोग के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शंस इसका सी सही हो जाएगा, रूस और बांग्लादेश के साथ सहयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है?
तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि वो टाइम पे ना पक्के ईंट की बनी हुई इमारतें मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से। अब क्वेश्चन नंबर 52 पे चलेंगे। मेगास्थनीज दूत था, तो ये जो मेगास्थनीज दूत था ना वो सेकुलर का था, मेगानिस्टिक सेकुलर्स का था, सेकुलर्स निकेशन कुछ बोल के नाम है उनका, उसका था। तो यहाँ पे सिर्फ सेकुलर्स का कहा गया है, सेकुलर्स निकेतन नाम था शायद, मैंने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर, अगर मैं गलत हो रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे बताइए, मैं भी सीखना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 53 है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित थी? तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो है ना शासन काल के सिद्धांत और अवश्य पर निर्धारित थी। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलेंगे। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है ना बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलेंगे। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो इनमें से कोई नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप में उल्लेख किया गया है। आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेखन किया गया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मेगनेस्टीन की पुस्तक इंडिका में किया गया है, उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा की? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वितीय के शासन काल में की थी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। मैं बोलूँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ देख लीजिएगा आप। 100% हमारे जो अपकमिंग एग्जाम है CDP और BPSC 67 का, उसमें आने के चांसेस है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के इसमें की थी यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल जो ना राजपूत वंश के साथ युद्ध के लिए शायद प्रसिद्ध था। आज मुझे देख लेता हूँ एक बार। सॉरी, चोल काल जो था ना ग्रामीण पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शंस में दिया गया है ग्राम पंचायत, चोलकुट राजवंश के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार, तमिल संस्कृति की उन्नति के लिए। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलेंगे। दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं? तो ये जो द्वार भी है ना, वो उनके फाटक डिफरेंट डिजाइन से बने होते हैं। तो इसके बारे में भी जानना चाहिए। जैसे कि अभी दक्षिण भारत के स्टाइल में ये ना मोदी जी ने वाराणसी में भी एक मंदिर बनवाया है। आई मीन काशी विश्वनाथ काशी का कॉरिडोर उद्घाटन किया है। तो उसमें थोड़ा कुछ मिलता जुलता अब लग रहा है। नॉर्थ इंडिया का टेम्पल और साउथ इंडिया का टेम्पल तो दोनों अलग होता है। तो चलिए वो बाद में डिस्कस करेंगे। दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षक द्वार क्या कहलाता है? तो उसको ना गोपुरम कहते हैं। विजयनगरम साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगरम साम्राज्य का अवशेष जो ना हम्पी में मिलता है। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो वो जो था ना वो बलबन था। बलबन ने ऐसा कराया था। और क्वेश्चन नंबर 62 पे चलेंगे। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो भारत में कागज का प्रयोग जो है ना 12वीं शताब्दी से हुआ था। और बलबन से रिलेटेड रक्त और कुछ की संबंधी किसने जलाई थी? तो बलबन ने जलाई थी, ऐसा कुछ क्वेश्चंस मैंने देखा है। अभी डिस्कस किया था 65 के इसमें और 66 में भी पूछा गया बलबन से रिलेटेड। तो ये बलबन अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे जितने रिलेटेड टॉपिक है प्लीज पढ़ लीजिएगा हिस्ट्री का। यूरोपियन चित्रकार का विशेष किसके दरबार में हुआ था? यूरोपियन चित्रकारी का विशेष किसके
यूरोपियन चित्रकारी का प्रवेश किसके द्वारा दरबार में हुआ था? तो यूरोपियन चित्रकारी का प्रवेश जो है ना अकबर के में हुआ था, और अकबर ने ना चित्रकारी के लिए कारखाना ही बनाया था, वो इतना इंटरेस्टेड था अकबर। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलेंगे, एकदम सेम टू सेम, ऐसा नहीं है बट अकबर से रिलेटेड चित्रकारी की कारखाने किसने बनाई थी? और ये जो है ना क्वेश्चन पूछा गया है 66 में, तो अकबर ने बनाई थी। और यहाँ पे 63rd बीपीएससी का ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया यूरोपीय एक चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो अकबर के दरबार में हुआ था। भारत में किसके शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो भारत में जो है ना अकबर के काल में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर, आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चंस, भारत में किसके शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो अकबर के टाइम पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 65 डिस्कस करेंगे, निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो कौन सा ऐसा रियासत था जिसको अंग्रेजों ने ग्वालियर को नहीं मिलाया था? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो ऑब्वियसली नमक कानून को निरस्त करना होगा, क्योंकि वो लोग नमक कानून को निरस्त करना था। अरे ये तो सही है, सरकार के सत्ता की कटौती करेक्ट है, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत करेक्ट है, नमक का जो टैक्स लगेगा वो नहीं मिलेगा तो राहत मिलेगी, भारत की पूर्ण स्वराज करेक्ट ही है। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना 67, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चन। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 68 पे चलेंगे, भारत के स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ है? तो भारत में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ है वो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। सब कुछ स्वदेशी अपनाओ और विदेशी को बहिष्कार करो, गांधी जी ने ऐसा स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया। बस उसके बाद में ना चोरा चोरी का हत्याकांड होता है, लोग तो फिर गांधी जी इसको रिटर्न लेते हैं। तो चलिए वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किसके दौरान हुआ था? तो बंगाल के विभाजन के दौरान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलेंगे, बिहार प्रोविजनल किसान सभा का गठन कब हुआ है? बिहार प्रोविजनल किसान सभा का गठन 1929 में हुआ है। आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चन, बिहार प्रोविजनल किसान सभा का गठन कब हुआ है? तो बिहार प्रोविजनल किसान सभा का गठन 1929 में हुआ है। किस अधिवेशन के तहत बिहार एक राज्य बना? तो ये जो है ना ऑप्शन से ही सही होगा इसका, भारत सरकार अधिवेशन 1935। आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चंस, किस अधिवेशन के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिवेशन 1935 के अंतर्गत बना। अब क्वेश्चन नंबर 71 पे चलेंगे, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की है? तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाए, अशोक मेहता कमेटी ने की थी। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता कमेटी ने की थी। निम्नलिखित में से किस में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकारी क्षेत्र में नहीं आता है? तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, सार्वजनिक अनुसंधान का रख रखाव। क्वेश्चन नंबर 73 डिस्कस करेंगे, पंचायती राज प्रणाली जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, किस सूची में है? तो ये संघ सूची, राष्ट्र सूची, संबंधी सूची या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका ऑप्शन से जो है ना शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है, मैं बोल देता हूँ फिर से, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। और 73 का आंसर मुझे मिल नहीं रहा है। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको पता है तो प्लीज़ इसे मुझे शेयर कीजिए। मैं थोड़ा कंफ्यूज है। पंचायती राज जो प्रणाली है ना वो राष्ट्र सूची के अंतर्गत आता है।
राजसूची जी के अंतर्गत आएगा, हम श्योर हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन से अगर गलत हुआ तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। क्वेश्चन से 74 है, किन राज्यों की पंचायती राज संस्थाओं से स्त्रियों में 50% आरक्षण का बात किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इनमें से डी में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब में बिहार, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इन सब में किया गया है 50% जो आरक्षण उनके लिए किया गया है, वुमेन के लिए धन विधेयक पेश किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है ना केवल लोकसभा में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 डिस्कस करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की जो प्रकृति है ना, प्रकृति के सिंधित किंतु भावना में एकात्मक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति उसका राष्ट्रपति करता है। और ऑब्वियसली जो सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जो जज होते हैं ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति की नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 78 डिस्कस करेंगे, राज्यसभा का पदेपन अध्यक्ष कौन है? तो राज्यसभा का जो पदेपन अध्यक्ष है ना, वो उपराष्ट्रपति है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही है? तो भारत का प्रधानमंत्री है ना, लोकसभा के प्रति जवाबदेही है, जवाब देने का पूरा अधिकार उनको ही है। क्वेश्चन नंबर 80 डिस्कस करेंगे, संसद सदन बनाने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? संसद का सदन बनने हेतु न्यूनतम उम्र जो है वो 30 ईयर होगी। क्वेश्चन नंबर 81 डिस्कस करेंगे, पंचायती के लिए बनने के लिए 21 ईयर है और संसद का सदन बनने होते न्यूनतम एज जो है न्यूनतम एज भी 25 ईयर्स है। सॉरी, संसद की सदस्यता लेने के लिए 25 ईयर्स और पंचायती के लिए 21 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 डिस्कस करेंगे, सेवेंटी 79 क्वेश्चंस जो है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही है? तो लोकसभा के प्रति जवाबदेही है। क्वेश्चन नंबर 80 है, संसद सदन बनने हेतु न्यूनतम उम्र की सीमा क्या रखी गई है? तो 25 साल रखी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? तो 65 वर्ष होती है उनको, 65 ईयर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलेंगे, केंद्र सरकार में उच्चतम न्यायिक सेवा अधिकारी कौन है? तो केंद्र सरकार में उच्चतम न्यायिक सेवा अधिकारी जो है ना, मंत्रिमंडल सचिव है। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलेंगे, भारत में राष्ट्रपति आय की गणना में एक समान समस्या है। तो इसको मुद्रास्फीति जो ना, मुद्रास्फीति जो है ना, वो समस्या है। क्वेश्चन नंबर मुद्रास्फीति तो समस्या नहीं होगी, बचत का निरंतर भी नहीं होगा। जस्ट रिपीट द क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस मुझे एक बार समझना पड़ेगा। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, हाँ, असंगठित क्षेत्र जो है ना, वो समस्या है, जो संगठन में ना हो उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 84 है, भारत में कृषि पुनर्वित्तीय प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है? तो कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर 85 करेंगे, 14वीं वित्तीय आयोग के अनुसार विभोज्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग है। क्वेश्चन नंबर 85 है, 42% है। क्वेश्चन नंबर 85 फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 85 जो है ना, 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर
कर में राज्यों का प्रतिशत भाग है, तो 42% है। क्वेश्चन नंबर 86 डिस्कस करेंगे, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ईटीवी उच्चतम है, तो सेवा क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 87 डिस्कस करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है, तो वो टाइम पे उर्जित पटेल थे। भारत में सिंचित कृषि भूमि जो का आकार है, तो 1 हेक्टेयर से कम है। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेशन जो है ना, वो सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 डिस्कस करेंगे, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ, तो 2005 से लागू हुआ। शब्द संपेच से क्या बनता है, तो इसका व्यापार संबंधी अभिनव उपाय। क्वेश्चन नंबर 92 डिस्कस करेंगे, व्यापार संबंधी निवेश उपाय। क्वेश्चन नंबर 91 है, सब संपेच ट्रिम्स से क्या बनता है, तो व्यापार संबंधी निवेश उपाय। क्वेश्चन नंबर 92 डिस्कस करेंगे, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष है ना, प्रधानमंत्री होते हैं, और यह अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 2015 को। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है, गुल्लक बच्चा बैंक पटना में है। क्वेश्चन नंबर 94 डिस्कस करेंगे, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के आधार पर 2004-5 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है, तो इसका ऑप्शन जो है ना, बी सही हो जाएगा। 2011-12 को बनाया है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्री दोनों के प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है, तो इसका जो है ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिहार का काफ़ी नीचे में है। एक क्वेश्चन भी रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 96 डिस्कस करेंगे, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है, तो ये जो है ना, न्यूनतम से दुगना है। भारत में क्वेश्चन नंबर 97, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनीकरण प्रति व्यक्ति का आय न्यूनतम है, तो इसका जो ऑप्शन है ए सही हो जाएगा, बिहार। क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली बिहार ही होगा। थोड़े है ना, हम लोग कॉमन सेंस करके भी लगा सकते हैं। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है, तो प्रति व्यक्ति जो वार्षिक बिजली का उपयोग है वो हो जाएगा, न्यूनतम है। काफ़ी कम लोग ही अभी तक बिजली से कनेक्ट हुए थे, बट अभी तो आपके हर घर में बिजली आ रही है। 99 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो बिहार में तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी की ज़रूरत होती है। काली मिट्टी तो बिहार में पाई नहीं जाती है, तो आंध्र प्रदेश में होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 सिलेक्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे, बिहार में प्रति लाख हेक्टेयर जनसंख्या पर सड़कों की लंबाई है, तो न्यूनतम से दुगनी है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 101 सेलेक्ट करेंगे, 10,000 ईस्वी पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, 10,000 ईस्वी पूर्व, 10,000 ईयर पहले क्या हुआ था वो पूछा गया है। वाह, बीपीएससी जय हो। कुछ भी, तो इनमें से कोई नहीं होगा, उसका करेक्ट डाटा किसको भी पता नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो कोकस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है, कोकस प्लेट जो है ना, किसके मध्य पाई जाती है, तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का स्टार्टस बलाउड निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी, पीटर्सबर्ग प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 104 डिस्कस करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रो
प्रेय सेन से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सक्षम उपागम। क्वेश्चन नंबर 105 डिस्कस करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। तो इसे ना क्वेश्चन नंबर 105 का शॉर्टोशस को कहा जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वनों के अंतर्गत पाया जाता है। तो इसका जो अरुणाचल प्रदेश है ना, उसमें पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र में वन में अंतर्गत पाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन 107 डिस्कस करेंगे। 107 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है। तो जलोढ़ मिट्टी है ना, जो नदियों द्वारा निर्मित होती है, और ये मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। बिहार में ज़्यादातर जो मिट्टी पाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंगा और हिमालय से बहने वाली जो भी जितनी भी नदियाँ हैं, वो सारी नदियाँ जब भी बाढ़ आता है तो जलोढ़ मिट्टी को अपने साथ में लेके आती है, और इसके कारण बिहार में काफ़ी अच्छी फसल होती है। अभी क्वेश्चन नंबर 108 पे चलेंगे। भारत में कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है। यानी कि एक तो पनबिजली हो गया, उससे नहीं है, ये जो ना जल विद्युत योजना जो डैम बना के बनाया जाता है उसका कितना है, तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे। ये जो है 22% है इंडिया के अंदर में। ये भारत का पूछा गया है, बिहार का नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना बस डेमोग्राफिक डिवाइस के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन सा जनगणना डेमोग्राफिक डिवाइस के नाम से जाना जाता है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीवीआईपी मार्क करेंगे। तो 1921 को डेमोग्राफी डिवाइस माना जाता है। जस्ट रिपीट द क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना बस डेमोग्राफिक डिवाइस के नाम से जाना जाता है। तो 1921 को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो है ना कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। अभी आप ऑनलाइन से कुछ भी परचेस करते होंगे ना, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट हो गया, जोमेटो हो गया, सॉरी जोमेटो तो फूड डिलीवरी का वो ऐप है, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और अभी लेटेस्ट 3-4 और भी है, मुझे याद नहीं आ रहा है मुंह के ऊपर में, बट शॉपिंग है वो सबसे। अब जब भी करेंगे ना, स्नैपडील हो गया, तो लोग ना ज़्यादातर कपड़े जो है ना कोयम्बटूर से ऑर्डर करते हैं, उनका हब वहीं पे है। क्वेश्चन नंबर 111 डिस्कस करेंगे। 111 में पूछा गया, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे पेड़ से गोंद निकलता होगा वैसे उस टाइप के पेड़ होते हैं, तो केरल ही है। आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में से कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है, सबसे आगे है, तो केरल ही है। क्वेश्चन नंबर 112 डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ना जोड़ता है, तो हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। एक मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 112 है हमारा, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जोड़ता है, हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है, और एक क्वेश्चन रिपीटेड है, इवन एसआई के एग्जाम में आया हुआ है, सीडीपीओ के एग्जाम में भी दिखा है। तो इसके लिए ना हमें प्रीवियस का जितना भी क्वेश्चन है वो हमेशा डिस्कस करते रहना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 113 में चलते हैं। राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। खेतरी बेल्ट जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 113 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतवा के पास गंगा में मिलती है। देखिए एक क्वेश्चन सेम इसके बाद भी आए, या तो 66 में था, मुझे ठीक से याद नहीं है, और ये क्वेश्चन एग्जैक्ट एसआई के एग्जाम में आया हुआ था। तो देख लीजिए अभी तक आई थिंक 6 या 7 क्वेश्चन पे हम लोग है जो रिपीट हो चुका है। तो ये पुनपुन नदी जो है ना फतवा के पास गंगा नदी में मिलती है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 115 डिस्कस करेंगे।
115 में पूछा गया है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार में जलवायु किसके किससे प्रदर्शित की जा सकती है। कोपेन जो है ना, एक साइंटिस्ट का एक लेख ओ नाम था। वो लोग क्या बोलते हैं, डायग्राम वगैरह बनाते थे वो। नेक्स्ट आगे में क्या होने वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर मुझे पता नहीं है। प्लीज आई जस्ट रिपीट, 115 कोपेन के जलवायु पर वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है। अगर आप लोगों को आता है तो प्लीज़ ये कमेंट्स कीजिएगा, नहीं तो अगर मुझे आएगा तो नेक्स्ट जब भी मैं आगे जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उसमें ये क्वेश्चन मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश से पाई जाती है। तो इसके अंदर में ना नमीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 117 डिस्कस करेंगे। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन वाला जिला है पूर्णिया। एक्चुअली जूट जो पूरे इंडिया में बांग्ला जो पश्चिम बंगाल है हमारा, वहाँ पे ज़्यादा होता है। और जो पूर्णिया जिला है वो पश्चिम बंगाल के आसपास में, वहाँ की क्लाइमेट सूट करती है। और इससे देखा जाए तो इंडिया में जो पश्चिम बंगाल है सबसे टॉप है। ऐसे बांग्लादेश में भी काफ़ी अच्छा जूट का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 118 डिस्कस करना है। त्रिवेणी नगर किस नदी से पर निर्मित है। तो त्रिवेणी नहर ना गंडक नदी पे निर्मित है। उस पे जो डैम बनाया गया है उसी को कहते हैं, गंडक नदी पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है। तो पावापुरी में स्थित है। चारों तरफ से आप जब भी कभी भी घूमने जाइए, चारों तरफ से सोन टेम्पल है अमृतसर में, वैसा ही ये पावापुरी का टेम्पल बनाया गया है। चारों तरफ से तालाबों के बीच में बनाया गया और सामने से जाने का रास्ता है। तो आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चंस। और ये बिहार कितना गौरवशाली है। बिहार ने पूरे वर्ल्ड को 3 धर्म दे दिए हैं। जैन हो गया, बौद्धिज्म हो गया, और एक और धर्म निकला है हमारे यहाँ से। टोटल 3 धर्म दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 120 डिस्कस करेंगे। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कैमूर पठार तो ऑब्वियसली चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध होगा। जैसे कि कैमूर की पहाड़ियाँ जहाँ वहाँ पे सीमेंट बनने का कारखाना है, चूना पत्थर रहेगा तो ऑब्वियसली सीमेंट बनेगा वहाँ से। क्वेश्चन नंबर जो है 121 डिस्कस करेंगे हम लोग। स्वामी दयानंद सरस्वती एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के जो पत्रिका का प्रशासन किया, हुंकार नाम था उनका वो पत्रिका का। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन आ सकता है। आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चन फिर से। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, उसका नाम था ना हुंकार। मेरी थोड़ी हिंदी खराब है, थोड़ी की बहुत खराब है, बट इसे लाइट लेते हुए इस बहाने आप डिस्कस तो करते जाइए, वो बहाने शायद याद हो जाए, उसने ऐसा बोला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 डिस्कस करेंगे। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। पटना में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा ओपन की गई थी। इसकी स्थापना सच्चिदानंद सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सचिंद्रनाथ सान्याल। तो इससे दो क्वेश्चन ऐसे ही बन गए। 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में खोली गई थी, ऐसा भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पूछा जा सकता है सचिंद्रनाथ सान्याल ने, मुझे सचिदानंद जी का ये नाम याद आ रहा है, वैसा नहीं, सचिंद्रनाथ सान्याल ने पटना ने अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई थी। तो 1913 में बोल सकते हैं। तो ये रिपीट होने का चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था। तो 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन इनमें से किसी ने नहीं किया था। तो ऑप्शन ई के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 124 है 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे।
तो इसका ऑप्शन जो है ना जयप्रकाश नारायण थे। 1934 ईस्वी में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण जी थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 125 डिस्कस करेंगे। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो इनमें से कोई भी नहीं थे, तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 डिस्कस करेंगे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका ऑप्शन जो है ना 120 मोहम्मद यूनिस ने किया था। आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चन। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनिस ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर 127 डिस्कस करेंगे। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना था? तो लॉर्ड मिंटो को माना था। लॉर्ड मिंटो ने ये डिस्चार्ज पहले ही रेखा बना दिया था। आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चन। राजेंद्र प्रसाद जी ने पाकिस्तान का जन्मदाता किसको माना था? तो लॉर्ड मिंटो को माना था। क्वेश्चन नंबर 128 डिस्कस करेंगे। पटना लॉन्च का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो 128 का क्वेश्चन भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर किया गया। पटना लॉन्च का गांधी मैदान के रूप में कब नामकरण किया गया? तो भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर किया गया। बम्बई प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बम्बई प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना इनमें से किसी ने नहीं की थी। ऑप्शन ई पे जाएंगे। 130 क्वेश्चन चलिए डिस्कस करते हैं। एम्पीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना किसने की थी? एम्पीरियल कैडेट क्रॉप की स्थापना जो है ना लॉर्ड कंजन ने की थी। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है ना 19 जुलाई 1905 को की गई थी। आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 132 डिस्कस करेंगे। कर्नल बाहिनी की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो कर्नल बाहिनी की हत्या के आरोप में मदन लाल धिंगरा को दिया गया था मृत्युदंड। अब क्वेश्चन नंबर 133 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 133 भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से संजित हुआ है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। जस्ट रिपीट द क्वेश्चन। भारतीय उच्च युक्त के पद का किस अधिनियम से सर्जित हुआ है? तो इसका ऑप्शन जो है ना ऑप्शन भी सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 134 डिस्कस करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो इन्होंने ना द्वितीय सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 135 डिस्कस करेंगे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन का अध्यक्षता की थी? तो 1924 ईस्वी में किया था उन्होंने। आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 की ईस्वी में उन्होंने अध्यक्षता की थी। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो इसमें से जो है ना बेवेल थे ना जो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 137 पे पहुंच चुके हैं और उसे डिस्कस करेंगे। नॉन और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? नॉन और नेवर जो पंपलेट है ना वो किसने लिखा है? तो रहमत अली ने लिखा है। नॉन एंड नेवर का पंपलेट रहमत अली ने लिखा है। सती की गैर कानूनी किसने घोषित किया? सती की गैर कानूनी जो है ना विलियम बेंटिन ने किया। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका ऑप्शन जो है ना बी सही हो जाएगा। 1895 में ईस्वी में किया गया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1895 ईस्वी में पारित किया गया।
और किस राज्य विभाग की स्थापना किसके अध्यक्षता में हुई, राज्य विभाग की स्थापना किसके अध्यक्षता में हुई? तो इसका ऑप्शन जो है ना सी सही हो जाएगा, जी.बी. पंत के अध्यक्षता में हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथ से आ गया है। तो इसके पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ मेरा जो चैनल है वो बीपीएससी बॉय प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये मेरा वीडियो आप सारे ग्रुप फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम लोग मैथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यहाँ तक मेरा सपोर्ट देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 141 है, एक संख्या को 342 से भाग करने पर शेषफल 47 मिलता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा? तो ये आप सब कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, 9 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, एक व्यक्ति अपनी आय का 66/2/3% खर्च करता है और 1200 प्रति माह बचा लेता है, उसका मासिक खर्च में है कितना होगा? तो इसका ऑप्शन जो है ना ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 डिस्कस का मैं आंसर बोल देता हूँ, आप ये देख लीजिएगा, क्योंकि मैथ का है। मैथ मैं बाद में इस सारे जितने भी डिस्कस कर रहा हूँ सारे का मैथ एक ही बार लेके आऊँगा, एक ही सेट बनाऊँगा मैथ का। उसके बाद इसका ऑप्शन 143 का ऑप्शन से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, इसका ऑप्शन से डी सही हो जाएगा, 7। डी में 7 दिया गया है। 145 है, 11 और 90 के बीच में कितनी संख्या है जो 7 से भाग हो सकती है? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ये होगा 11 संख्या है। क्वेश्चन नंबर 146 जो है ना, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, 3 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 147 जो चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4624 तथा 3 वर्ष में 4913 हो जाती है, तो राशि क्या है? ये क्वेश्चन जो है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 4096, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक व्यक्ति 20 मूल्य के शेयर 9% लाभांश अदा करके खरीदता है, वह अपने धन पर 12% ब्याज चाहता है, प्रति शेयर का ब्याज भाव है। तो इसका जो है ऑप्शन से बी करेक्ट हो जाएगा, 15। 149 क्वेश्चन है, चार्ट से रिलेटेड है, और निम्नलिखित चार्ट पाई किसी राष्ट्र द्वारा किसी विशेष वर्ष की विभिन्न खेलों पर की गई व्यय को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें, ध्यान से अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दे। फुटबॉल और क्रिकेट से किस प्रतिशत कम व्यय किया गया है? कितना प्रतिशत फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना प्रतिशत कम व्यय किया गया है? तो इसका ऑप्शन जो है ना ये सही हो जाएगा, 33/1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 डिस्कस करेंगे, और एक व्यापार में 150 क्वेश्चन से एक व्यापार में ए 76,000 का निवेश करता है, कुछ माह पश्चात उसे बी से 57,000 के साथ जुड़ता है। वर्ष के अंतर्गत कुल लाभ को 2.1 के अनुपात में उनमें बांटा जाता है। बी कितने माह के उपरांत जुड़ेगा? तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी में 4 दिया गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। ये मेरा चैनल है, चैनल का नाम है बीपीएससी बॉय। अगर मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और सॉरी अगर मैंने कहीं पे गलत बोला हो, क्योंकि मैं भी एक कैंडिडेट हूँ आप सबके जैसा। अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइए, कहीं से भी गलती होती तो प्लीज़ बताइए, और मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा। और ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मैं आपको कल मिलूँगा नए वीडियो के साथ में, और इस बार 60 और 62 का शायद मैं डिस्कस करूँगा। ये हमारा आज कंप्लीट हो चुका है 63rd का। थैंक यू।